हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो आज अपन बात करेंगे पैराबोला के बारे में। जेईई मेंस 2024 के जनवरी सेशन में इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए उन सबको अपन यहाँ पे डील करेंगे। बट बिफोर दैट इसी तरीके से अपन ने लगभग सारे चैप्टर्स को कवर किया है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं पैराबोला के क्वेश्चन के बारे में। जैसे कि पहला क्वेश्चन अपने को यहाँ पे दे रखा है, अपने को बोला है कि अपने पास में एक ट्राइंगल है जिसका मैक्सिमम एरिया मेरे को बताना है। उसका एक वर्टेक्स ये दिया हुआ है, फिर बोला है कि उसके बाकी जो दोनों वर्टेक्स हैं वो इस कर्व पे इस पॉइंट पे लाई करते हैं। अब यहाँ पे y पॉजिटिव है। सबसे पहली चीज जो अपने दिमाग में आनी चाहिए, जब भी ट्राइंगल के एरिया के बारे में बात हो रही है तो एरिया का फॉर्मूला अपन किस बेसिस पे लिखते हैं कि यहाँ पे पहले तो मॉड होता है हाफ, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट होती है जिसमें x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। सबसे सिंपल फॉर्मेट ये वाला होता है जिसमें एक पॉइंट अपने को ऑलरेडी दे रखा है, बाकी दो पॉइंट्स निकालने है ना। बाकी दोनों पॉइंट्स भी इसने x, y और माइनस x, y के फॉर्मेट में दे रखे हैं। सबसे पहले यही कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर मान लो मैं इसको करता हूँ तो हाफ यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0 1, यहाँ पे आ जाएगा x y 1, यहाँ पे माइनस x y और 1 आ जाएगा। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो फर्स्ट रो को देखते हैं, काफी आसान है। केवल लास्ट एलिमेंट के रेस्पेक्ट में जो आउटपुट आएगा वही आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आएगा एक्स वाई, यहाँ पे आएगा माइनस एक्स वाई, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस एक्स वाई हो जाएगा। तो अपने पास में यहाँ पे आएगा हाफ ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स वाई और पूरे का मॉड, यानी कि मॉड ऑफ एक्स वाई आ रहा है ना। वाई को अपन देखो, सिंस ये दोनों पॉइंट्स जो है, बाकी दोनों पॉइंट्स वो इस कर्व पे लाई करते हैं, तो y को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मेरे पास एरिया जो है वो एक्चुअली में आ रहा है x इंटू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 54, है ना। तो यहाँ पे आ रहा है माइनस 2x क्यूब प्लस 54। ये अपने पास में इसका एरिया आ रहा है। अब देखो एक चीज यहाँ पे समझो, अगर ये इसका एरिया है ना, और मेरे को मैक्सिमम एरिया निकालना है, तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं। सबसे आसान अप्रोच जो है वो अपने पास यहाँ पे रहेगी कि मैं यहाँ पे एओडी यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज कर लूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको एक फंक्शन कंसिडर कर लेता हूँ x का, तो एफ एक्स मेरे पास में आ रहा है माइनस 2x क्यूब प्लस 54x, ये अपने पास में आया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं, है ना। इसको अगर मान लो अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 54। अब एओडी में जब भी अपन मैक्सिमम मिनिमम वगैरह निकालना चाहते हैं तो अपन क्या करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे माइनस 6x स्क्वायर प्लस 54 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है 54/6, यानी कि ये आ गया 9। ठीक है, तो x की वैल्यू अपने पास में यहाँ पे प्लस माइनस 3 आ रही है। ऐसे अपन यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो ये -3 हो गया, ये +3 हो गया। अब मेरे को यहाँ पे क्या देखना है, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ रही है। जैसे +3 करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे +3 में 4 ले लिया, 4 यहाँ पे लोगे तो ये हो गया 16, 16 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 54 से बड़ा आएगा। तो ये वैल्यू एफ डैश एक्स की जो है वो अपने को नेगेटिव देगी, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, है ना। अब यहाँ से अपन इसका रफली ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं कि जैसे स्लोप ये नेगेटिव, मतलब यहाँ पे क्या है, एफ डैश नेगेटिव है, यहाँ पे एफ डैश पॉजिटिव है, यहाँ पे एफ डैश नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसका कर्व जो है कुछ इस तरीके से मूव करेगा। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कहाँ पे आएगी, x इक्वल टू 3 पे, बस x इक्वल टू 3 डाल दो। एफ एक्स जो अपने पास फंक्शन था -2x क्यूब प्लस 54x, इसमें x की जगह डाल देते हैं 3, तो ये आया -2, यहाँ पे हो जाएगा -3 का क्यूब प्लस 54, सॉरी +3 का क्यूब इंटू 3, ये अपने पास में यहाँ पे वैल्यू आएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या है, यह आ जाएगा 54, ठीक है, माइनस में और प्लस यहाँ पे अपने पास में 54 इंटू 3, है ना। इसको ऐसे सॉल्व कर लो, देखो 54 को कॉमन ले लो, ये 3 - 1 यानी कि 2 हो गया। 54 इंटू 2 करोगे तो ये आएगा 108, है ना। यही इक्वेशन थी ना, हाँ सीधा सीधा यही इक्वेशन। तो डायरेक्टली अपन यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है अपने पास ए निकल के आ जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन जो है पूरा सर्किल पे बेस्ड है, बट इसमें पैराबोला की इक्वेशन का यूज किया गया है। इस वजह से इस क्वेश्चन को अपने सर्किल वाले सेगमेंट में ना लेके यहाँ पे ले। तो अपने को क्या बोले कि अपने पास में एक लाइन है जिसमें अल्फा अभी भी मिसिंग है। यहाँ पे ये लाइन एक्चुअली में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होती है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जिसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव आनी चाहिए, y की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका है, एक सर्किल और एक पैराबोला का है।
ठीक है। फिर क्या बोला है कि फिर ये जो लाइन है एक्चुअली में दो सर्किल है C1 C2 जो जिनकी रेडियस इक्वल है, उन दोनों सर्किल्स को भी टच करती है। और अगर हम अब यहाँ पे इस P पॉइंट से और इन दोनों सर्किल्स के सेंटर से जो कि y एक्सिस पे लाई करते हैं उनसे एक ट्राइंगल बनाते हैं, तो उस ट्राइंगल का जो एरिया है उसका स्क्वायर बताना। देखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने पास दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से मेरे को यहाँ पे अल्टीमेटली क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है इन दोनों की हेल्प से। तो अपन यहाँ पे इसको कर देते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y है तो एक्स स्क्वायर की जगह 2y रख दो। 2y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, यानी कि अपने पास आ रहा है वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन रहा है ना। फैक्टर कर देते हैं। एक फैक्टर यहाँ पे देखो, चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, बट अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इस तरीके से कर देता हूँ। तो एक फैक्टर हो गया y प्लस 3, दूसरा हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू 0। y की यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही है, एक आ रही है -3, दूसरी आ रही है +1। अब अपने को क्या पता है कि P पॉइंट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब y तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो केवल y की वैल्यू जो है वो अपने पास में निकल के आई 1। अगर y अपने पास में 1 है तो x की वैल्यू निकाल लो। सिंस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y है तो यहाँ पे आ गया x की वैल्यू। अब यहाँ से क्या आई, प्लस माइनस √2। अभी अपने को क्या पता है, यहाँ से देखो दो वैल्यू आ रही है, एक +√2 एक -√2, और अपने को पता है कि ये जो P पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये वैल्यू होगी नहीं, तो यहाँ से x की वैल्यू अपने पास क्या आ रही है, √2। तो मेरे पास अभी यहाँ पे P पॉइंट जो है वो निकल के आ गया जो कि √2,1 हो जाएगा। अब पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि अल्फा एक्चुअली में यहाँ पे है क्या। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर दूं कि ये जो P पॉइंट है इस लाइन से पास हो रहा है, या ये लाइन जो है इस P पॉइंट से पास हो रही है, तो इस P पॉइंट को इधर डाल दो। तो यहाँ पे P पॉइंट के लिए अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा √2 इंटू, अच्छा इसको P पॉइंट डाल के L लिख लो, लाइन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, √2 इंटू √2 प्लस वाई की वैल्यू 1 है और इक्वल टू अपने पास में अल्फा, तो ये आ जाएगा 2 + 1 इक्वल टू अल्फा, यानी कि अल्फा की वैल्यू आ गई 3। अब क्वेश्चन को समझो। अब क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है, बेसिकली सर्किल का ही क्वेश्चन अब ये बचा हुआ है ना। तो अभी अपन से कह रहा है कि अपने पास कोई दो सर्किल है ना, कुछ भी मान लेता हूं, एक सर्किल ये है, दूसरा सर्किल जो है उसको अपन यहाँ पे कैसे भी मान लेते हैं, एक रफली अपन ड्रॉ कर रहे हैं तो मैं यहीं पे मान लेता हूं, है ना। दोनों सर्किल्स के बारे में खासियत क्या है कि इन दोनों का जो सेंटर है वो वाई एक्सिस पे है, तो इसको अगर मैं 0, बीटा बोल देता हूं तो इसको 0, गामा बोलना पड़ेगा। अलग अलग दोनों सेंटर्स हैं, दोनों की रेडियस बराबर। अब यहाँ पे इन दोनों पे एक लाइन जो L है वो टच करते हुए निकलती है। अब ये जो लाइन है मतलब इन दोनों सर्किल्स के लिए टेंजेंट है, दो तरीके से बन सकती है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो सकती है और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो सकती है। किसी भी एक को ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। मैं रेफरेंस के लिए ये वाली लाइन ले लेता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज समझो कि ये जो लाइन है ये एक्चुअली में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इस लाइन की मेरे को इक्वेशन पता है अभी, √2 प्लस इक्वल टू 3, है ना। या फिर इसको ऐसे कर दो, 3 को भी इधर ले आओ, -3 इक्वल टू 0, ये लाइन है। अब ये जो डिस्टेंस है ये एक्चुअली में रेडियस के बराबर है, सिमिलरली ये डिस्टेंस भी रेडियस के बराबर है। तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो ये Q1 पॉइंट है, ये Q2 पॉइंट है, दोनों के सेंटर को क्वेश्चन में बोला जा रहा है ना। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इस Q1 पॉइंट की इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। मेरे को अल्टीमेटली बीटा की वैल्यू निकालनी है, जिससे कि तीनों पॉइंट मेरे को पता चल जाए, ट्राइंगल का एरिया निकाल लूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मान लो अपन निकालेंगे तो जो है वो r के बराबर आएगी, रेडियस के बराबर आएगी। और वो क्या हो जाएगी, 0, बीटा को इस लाइन में डालूंगा तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, यहाँ आएगा बीटा -3 डिवाइड बाई √2 का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा और ये इसका 1 हो जाएगा, है ना। तो अपने पास क्या आ रहा है, बीटा -3 के मॉड की वैल्यू आ रही है 2√3 इंटू √3 को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 6। यहां से मेरे पास बीटा की दो वैल्यूज आ रही है, एक बार प्लस ले लो, प्लस लोगे तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू 9 आ रही है, एक बार माइनस ले लो, माइनस लोगे तो अपने पास बीटा की वैल्यू -3 आ रही है। दो सिनेरियोज हो गए। सेम केस जो है अपन गामा के लिए लगा सकते हैं। गामा और यहाँ पे इस वाले सर्किल और इस वाले सर्किल में केवल डिफरेंस क्या है, बीटा की जगह बस गामा है, बाकी सारी चीजें वही है। तो यहां से अपने पास गामा की दो वैल्यूज आएंगी वापस, जब गामा प्लस में लोगे तो गामा इक्वल टू 9 आएगा और जो माइनस में लोगे तो गामा इक्वल टू -3 आएगा। अब सिंस यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, अब देखो वैल्यूज कौन सी अपने को लेनी। क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में बोला सर्किल्स अपने पास में दो है, दोनों के सेंटर अलग अलग हैं और क्या बोला, दोनों की रेडियस भी अलग अलग।
सिंस अगर मान लो मैं बीटा को प्लस वाली वैल्यू लेता हूं तो गामा को भी ये लेना पड़ेगा, 9 ले लेता हूं। अगर बीटा को 9 ले लिया, गामा को भी मैं 9 ले लेता हूं, तो मेरे पास में क्या पता चल रहा है, एक सेंटर सेम है। अब रेडियस भी सेम है तो दोनों सर्किल सेम ही सर्किल हो गए, अलग अलग सर्किल होने चाहिए। तो इसी सिनेरियो की वजह से अपन ले लेते हैं बीटा को 9, यानी कि जो मेरा Q2 पॉइंट है उसको अगर मैं बोल दूं कि वो 0,9 है, या Q1 पॉइंट जो है उसको ये बोल दे रहा हूं, तो Q2 पॉइंट को मैं क्या बोलना पड़ेगा, 0,-3, क्योंकि अगर 9 ले लोगे तो सेम ही सेंटर हो जाएगा और रेडियस भी सेम है तो सर्किल सेम ही हो जाएगा, दो सेपरेट सर्किल अपने पास में नहीं निकल के आएगा। अब बात कर रहे हैं एरिया की, तो एरिया वापस से निकाल लेते हैं। क्या होता है, x1 y1 1, पहला क्या है, √2 आया था, 1 आया था, और यहां तो 1 होता ही है। दूसरा Q1 पॉइंट डाल दो, Q1 पॉइंट क्या है, 0,9,1, तो यहां आएगा 0,9,1, यहाँ 0 - 3 1, ये अपने पास में इसका एरिया आ रहा है ना, और यहाँ पे मॉड भी लगा रहता है। पहले डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो, अब यहाँ पे देख लो। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है जिसमें केवल फर्स्ट एलिमेंट के रेस्पेक्ट में खोलोगे तो अपने पास में आ जाएगा 9 + 3 यानी कि 12 हो जाएगा। मेरे पास आया ½ × 12 × √2, ये हो गया 6√2। लेकिन मेरे से क्या पूछा है, इस एरिया का स्क्वायर, एरिया का स्क्वायर पूछा है, 6√2 का स्क्वायर कर दो। 6√2 का स्क्वायर क्या, तो ये हो गया 36, ये हो गया 2, यानी कि हमारा जो आंसर है वो निकल के आ रहा है 72, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो अपने पास में क्या बोला है कि अपने पास एक P पॉइंट है जो कि इस पैराबोला पे लाई करता है। फिर क्या बोला है, ये P पॉइंट एक्चुअली में ये जो पैराबोला है इसकी एक कॉर्ड है, उस कॉर्ड का मिड पॉइंट ये है और उस पे भी लाई करता है, और फिर इसकी वैल्यू बतानी, मतलब अल्टीमेटली मेरे को अल्फा और बीटा की वैल्यू पता करनी है, मतलब इस पॉइंट P पॉइंट को पता करना है। सबसे पहला सिनेरियो जो अपन यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे वो ये वाला कि देखो अपने को पैराबोला कैसा दिया है, x² = 8y, जिसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, देखो अगर मैं इसको रफली ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके का पैराबोला होगा ये, है ना। और इस पैराबोला में क्या बोल रहे हैं, देखो ये है ना, इस पैराबोला की एक कॉर्ड है, कोई भी एक कॉर्ड ले लेना जो अपना मन करता है। इस कॉर्ड का मिड पॉइंट जो है वो M पॉइंट अपन इसको बोल दे रहे हैं, है ना। और इसको अगर अपन देखो पहले थ्योरेटिकल कंसेप्ट थोड़ा समझ लेते हैं कैसे अपन करते हैं। जब भी कोई पैराबोला दे रखा है, उसके कॉर्ड का मिड पॉइंट दे रखा है, तो सबसे पहले मेरे को उसका इक्वेशन निकालना है। क्यों निकालना है, यहाँ पे इक्वेशन अगर मैं निकाल लूंगा तो ये P पॉइंट उस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा होगा, उसकी हेल्प से अपन, और यहाँ पे भी P पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, तो दोनों इक्वेशंस में P पॉइंट अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो अपन अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल पाएंगे, और अल्फा बीटा की वैल्यू ही निकालना अपना अल्टीमेट काम है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका इक्वेशन निकालना। जब भी अपने को इस तरीके का सिनेरियो दे के रखा हो जहां पे कॉर्ड का मिड पॉइंट दे रखा है, तो कॉर्ड की इक्वेशन निकालने की अगर जरूरत पड़ रही है तो कॉर्ड की इक्वेशन डायरेक्टली अपन लिख सकते हैं, वो होती है T = S1, है ना। यहाँ पे T क्या होता है, यहाँ पे T होता है जैसे ये वाला है, तो यहाँ पे हो जाएगा x1 - 8, y की जगह आता है y + y1/2। यहाँ पे x1 और y1 कॉर्ड का मिड पॉइंट है, ये चीज ध्यान रखना। और S1 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हो जाएगा x1² - 8y1, यहाँ पे भी वही सेम चीज है कि x1 y1 जो है कॉर्ड का मिड पॉइंट है जो कि अपने को दे रखा है। अब T = S1 कर दो, यानी T में डाल देते हैं x, और x1 की जगह क्या है 1, ये 1 आ गया, -8 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा y + 5/4 /2, ये y1 पॉइंट इक्वल टू x1 का स्क्वायर यानी कि 1 -8, और यहाँ पे आ जाएगा 5/4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये आया x, यहां से इसको काटा तो ये आया 4, x - 4y, और ये आ जाएगा -5। ठीक है, और यहां पे देखोगे तो ये आया 2, तो ये आ गया -10 + 1 यानी कि -9, इसको लेफ्ट साइड में लेके आओगे +9 हो जाएगा, तो अपने पास आ रहा है x - 4y + 4 = 0। ये अपने पास में इक्वेशन आ चुकी है, और ये किसकी इक्वेशन है, ये है अपनी कॉर्ड की इक्वेशन। अब देखो कॉर्ड की इक्वेशन अगर ये है तो अपने को क्या पता है, यहाँ पे P पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करता है, तो P पॉइंट को यहाँ पे डाल दो, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं अल्फा = आ रहा है 4β - 4, है ना। इसका भी अभी अपन यूज करेंगे। और दूसरा चीज अपने को ये दे रखा है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं β² = 4 अल्फा, है ना। 4 और अल्फा की जगह अभी यहाँ पे 4β - 4 अभी मैंने निकाला है, तो यहां से मेरे पास क्वाड्रेटिक बन रही है B²
या बीटा स्क्वायर माइनस 16 बीटा प्लस 16 इक्वल टू 0। यहां से बीटा की वैल्यू निकाल लो। तो बीटा इक्वल टू क्या आ गया, माइनस बी, यानी कि 16 प्लस माइनस 16 का होल स्क्वायर। अब इसको डायरेक्ट होल स्क्वायर मत करो। क्यों मत करो, देखो अभी यहाँ पे खोल के नहीं लिखना उसको। 4 इंटू 16 इस वजह से, क्योंकि 16 को मैं कॉमन ले सकता हूँ और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो अभी अपने पास क्या आ रहा है 16 और यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ पे बच रहा है 16 माइनस 4 यानी कि 12 बच रहा है डिवाइड बाई 2। इसको सिंप्लीफाई अगर मान लो मैं करता हूं तो मेरे पास बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस माइनस 2√12। इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, √12 को लिख सकता हूं मैं यहाँ पे 2√3। तो मेरे पास में यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस माइनस 4√3। अब अपने पास दो सिनेरियोज है। पहला सिनेरियो क्या है कि बीटा की वैल्यू को मैं प्लस में ले लेता हूँ 4√3। अगर मैं इसको प्लस में लिया तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास में क्या आ रही है, ये निकाल लेते हैं अपन। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 बीटा माइनस 4। तो 4 इंटू बीटा 8 प्लस 4√3 माइनस 4। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या है 32 माइनस 4 प्लस 16√3, यानी कि ये आ रहा है 28 प्लस 16√3। सिमिलरली जब बीटा इक्वल टू 8 माइनस 4√3 लोगे, कॉन्जुगेट है तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 28 माइनस 16√3। अब कोई सी भी वैल्यू ले लो, चाहे तो प्लस वाली ले लो चाहे माइनस वाली ले लो, कोई सी भी वैल्यू लेके अपन यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे मेरे को यहाँ पे अल्टीमेटली करना क्या है, अल्फा माइनस 28, अल्फा माइनस 28 किया तो यहां से वैल्यू क्या आ रही है उसकी माइनस 16√3। और अब बीटा माइनस 8 करूंगा तो यहां से देख लो माइनस वाली अगर मान लो मैं ले रहा हूं, यहां पे आएगा माइनस 4√3। दोनों को मल्टीप्लाई 16 को 4 से किया तो 64 हो गया इंटू 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा 192 यहां पे आंसर आ जाएगा और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं इस सेगमेंट के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। वैसे देखा जाए तो जेईई मेंस 2024 के इस जनवरी सेशन में पैराबोला के रिगार्डिंग ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, मेनली 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसमें एक आध दो क्वेश्चन और होंगे, हो सकता है इलिप्स वगैरह में, उनको जब अपन इलिप्स वगैरह के चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे तो उनको सॉल्व वहां पे करेंगे। अब देखो, अब अपने को क्या बोला है, लास्ट क्वेश्चन है लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन है। अपने को यहाँ पे बोला है कि अपने पास में एक पैराबोला है और एक सर्किल है। इस सर्किल के सेंटर से पैराबोला की जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपने को बतानी है, वो इसने बोल दिया डी है। तो डी स्क्वायर की वैल्यू बतानी। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले सर्किल का सेंटर निकाल लेता हूँ। सर्किल का सेंटर निकालूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 8, 2,8 आ गया। अब क्या बोल रहा है, अब देखो डायग्राम थोड़ा सा समझ लो कि अपने पास एक सर्किल है ना, और दूसरा क्या है, दूसरा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाला पैराबोला है ना। एक रफ डायग्राम अपन ड्रॉ कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, अब इस सर्किल का ये सेंटर है जिसको अपन ने अभी निकाला 2,8 और ये पैराबोला है। इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेरे को चाहिए। वो कब आती है, वो जब आएगी जब ये नॉर्मल हो। उसके लिए इसको नॉर्मल होना पड़ेगा। अब देखो, या तो आपको अगर इस पैराबोला के स्टैंडर्ड केस की नॉर्मल की इक्वेशन पता है तो डायरेक्टली नॉर्मल की इक्वेशन की हेल्प से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बात करूंगा कि जैसे अगर मान लो आपको नॉर्मल की इक्वेशन पता नहीं, होता क्या है पैराबोला में बहुत सारी इक्वेशंस हैं तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है इक्वेशंस को याद करना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो भी हो जाता है और कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाता है कि ये इक्वेशन है या फिर ये है। एम की वजह से और ज्यादा सिनेरियो बिगड़ जाता है। तो अपन यहाँ पे उसको बिना इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ P। अगर ये P पॉइंट है तो P पॉइंट का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है, इस तरीके के पैराबोला में होता है AT स्क्वायर 280। A की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा T स्क्वायर 2T। ये हो गया। अब देखो, अब इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट निकाल सकता हूं। अब टेंजेंट कैसे निकालना है, अब इसके लिए भी टेंजेंट की इक्वेशन वगैरह का यूज कर सकते हैं, बट हम उसका भी यूज नहीं करेंगे। हम यहाँ पे यूज करेंगे AOD का, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। कैसे यूज कर सकते हैं, सिंस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है ना, इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो यहाँ पे 2y y डैश इक्वल टू 4 आया, इससे ये गया तो y डैश इक्वल टू मेरे पास 2/y आया। और y डैश एक्चुअली में क्या होता है dy/dx। dy/dx क्या होता है स्लोप, स्लोप एट पर्टिकुलर पॉइंट P। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, P पॉइंट पे स्लोप को, यानी टेंजेंट के स्लोप को। तो ये हो जाएगा 2/2/t। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है 1/t। ये टेंजेंट का स्लोप है। अगर मैं P पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाता हूं तो उसका स्लोप है ये। अब
पी पॉइंट मेरे को पता है, उसका स्लोप मैंने जस्ट अभी निकाला है, तो मैं यहां से टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकता हूं। लेकिन मेरे को अल्टीमेटली चाहिए क्या? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अपने को नॉर्मल की इक्वेशन से मतलब है ना। नॉर्मल की इक्वेशन अगर मान लो अपने को पता रहेगी, उसमें 2,8 डाल के मैं टी की वैल्यू निकाल लूंगा, दोनों पॉइंट आ गए, दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल लूंगा। अब नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए देखो अब यहाँ पे टेंजेंट और नॉर्मल के स्लोप में क्या सिनेरियो होता है कि अगर मान लो एक का स्लोप m1 है, दूसरे का स्लोप m2, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 होना चाहिए। अब एक का स्लोप अगर 1/t आ गया तो दूसरे वाले का स्लोप जो है -t आना चाहिए, तभी जाके दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 अपने पास में आएगा। अब मेरे पास पॉइंट है y - y1, ये हो गया, और स्लोप यहाँ पे -t इंटू x - t², ये अपने पास में वैल्यूज आ गई। तो अपने पास क्या आ रहा है? x - t² प्लस, एक सेकेंड, यहां पे t इंटू एक्स, या फिर ऐसा करो सबको उधर ले जाओ, तो यहां पे क्या आ रहा है? देखो y - 2t हो गया, इधर देखोगे तो -xt, और अच्छा हाँ प्लस t³ ये आ रहा है। अब मेरे को इसमें एक्चुअली में 2,8 पॉइंट सेटिस्फाई करना है, तो 2,8 को अगर मैं इसमें डालता हूं तो मेरे पास क्या आएगा? 8 - 2t इक्वल टू, यहां पे आएगा -2t प्लस t³। -2t से -2t कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आ रहा है? t³ इक्वल टू 8, जिसका मतलब मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं? t³ इक्वल टू अगर 8 आ रहा है तो t की वैल्यू आ गई 2। अगर t की वैल्यू मेरे पास में 2 आ गई तो p पॉइंट जो कि t², 2t था, ये मेरे पास में हो जाएगा 4,4। सेंटर मेरे पास में ऑलरेडी 2,8 है, मेरे को pc डिस्टेंस का होल स्क्वायर निकालना, मतलब अब रूट भी हटा दो क्योंकि d² एक्चुअली में इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 8 का होल स्क्वायर। 4 - 2 का होल स्क्वायर यानी कि 2 का होल स्क्वायर जो कि 4 हो गया, 4 - 8 का यानी कि 4 -4 का जो कि 4 का स्क्वायर के बराबर हो गया, यानी 16, यानी कि ये वैल्यू आ रही 20। यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो 20 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से ही अपन पैराबोला के जो क्वेश्चन है, देखने में कुछ क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा था, पहला वाला क्वेश्चन भी थोड़ा ठीक था, और उसके साथ साथ ये वाला क्वेश्चन ठीक था, है ना। ये वाला क्वेश्चन ज्यादा अच्छा था। इस तरीके के क्वेश्चंस को अपन डील कर सकते हैं। और इसी तरीके से अपन ने जो बाकी चैप्टर्स को कवर किया है, उन सब के लिए आपको लेफ्ट साइड में एक प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, आप लोग वहां से जाके बाकी चैप्टर्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।